अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं उनिका मोहम्मद और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स टाइम में आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो थोड़ी क्रिकेट के ऊपर डिस्कस करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की टीम जो है वो श्रीलंका पहुंच चुकी है, जहां पे वो श्रीलंका के साथ 2 टेस्ट मैच खेलेगी। पहला मैच जो है वो 16 जुलाई से लेकर 20 जुलाई और दूसरा 24 से 28 को खेला जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ जो प्रीवियस एक टेस्ट मैच है जो कि बड़ा अमेजिंग हुआ टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री में, कि इंडिया के खिलाफ पहली दफा इंडिया के खिलाफ किसी ने इतना बड़ा टारगेट चेस किया और वो थी इंग्लैंड। इनकी सीरीज जो है वो पहले स्टार्ट हो चुकी थी, जो 5 टेस्ट मैच की सीरीज थी। पहले 4 टेस्ट मैच खेले गए जिसमें इंडिया ने बढ़तरी हासिल करी हुई थी 2-1 की। वो कोविड की वजह से थोड़ी सी पोस्टपोन हुई और फिर रिसेंटली अभी उसका एक और मैच खेला गया, लेकिन उसमें इंग्लैंड ने बड़ी अच्छी तरीके से डोमिनेट करते हुए इंडियन हिस्ट्री में ये पहली दफा टारगेट चेज हुआ है कि इंडिया के खिलाफ किसी टीम ने इतना लंबा टारगेट 376 रन का टारगेट या 373-74 रन का टारगेट चेज किया हो। तो ये क्रिकेट और फिर क्या कहते हैं इसकी एक चीज जो कि इंग्लैंड के हेड कोच को भी क्रेडिट जाता है, ब्रेंडन मैकॉलम, क्योंकि वो जिस तरीके से अग्रेसिव क्रिकेट न्यूजीलैंड के अंदर खेलते थे, न्यूजीलैंड से खेलते थे, वो हमें अग्रेसिव अप्रोच अब इंग्लैंड में भी नजर आ रही है। और भी क्या कहते हैं वजूहात हो सकती हैं इसके ऊपर। तो हमारे साथ मौजूद हैं आमिर खाकवानी साहब, क्रिकेट एनालिस्ट हैं और क्रिकेट पर अपनी बड़ी गहरी नजर रखते हैं, और इनसे हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। अच्छा आमिर खाकवानी साहब, जरा थोड़ा सा बताइएगा, पाकिस्तान श्रीलंका जा चुका है। पाकिस्तान पहला मैच अपना 16 से 20 तक खेलेगा टेस्ट मैच, और फिर उसके बाद 24 से 28 दूसरा टेस्ट मैच, और ये दोनों टेस्ट मैच जो हैं वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर आएंगे। पाकिस्तान को जीतने भी लाजमी है, और फिर पाकिस्तान अभी भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में तीसरे नंबर पे खड़ा हुआ है। तो पहले तो इसको बता दीजिएगा, और उसके साथ साथ फिर हम इंग्लैंड और इंडिया की अप्रोच पे भी बात करेंगे, जिस तरीके से इंग्लैंड ने जो डोमिनेट करके एक पोजीशन हासिल की है। सबसे पहले पाकिस्तान और श्रीलंका का बारे में थोड़ा सा बताएं, आप क्या देख रहे हैं, क्या होने वाला है? देखिए, ये ज़ाहिर इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग सीरीज है। और अगर टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने स्टे करना है तो पाकिस्तान को ये सीरीज तो लाजमी जीतनी पड़ेगी, बल्कि अगले भी ज़ाहिर मैचेस जीतने पड़ेंगे। 7 टेस्ट ही बचे हैं, तो कंपटीशन तो है पाकिस्तान की। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड से भी अगली सीरीज आनी है। तो श्रीलंका में देखिए, एक तो इसमें मैं समझता हूँ कि अहम बात ये भी है ज़ाहिर है कि 7 साल बाद पाकिस्तान श्रीलंका की है। अब उसका नुकसान ये भी है कि पाकिस्तान टीम में पिछले 5-6 सालों में जो खिलाड़ी आए हैं उन्होंने श्रीलंका का दौरा नहीं किया। मतलब जिस तरह रिजवान ने नहीं किया, बाबर ने भी मेरे ख्याल में शायद पहली दफा ही वहां पर जाके क्रिकेट खेलेगा। तो एक लिहाज से तो ये है कि पाकिस्तानी बैट्समैनों को, खिलाड़ियों को वहां पे एडजस्ट करना होगा। एक नई बिल्कुल एक सूरत हाल है वहां पे। तो जो चैलेंज है, क्योंकि इंडियन स्पिनर्स का अभी आप देखें ना, ऑस्ट्रेलिया के साथ उनकी सीरीज हो रही है, वो मैच हारे हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन स्टीव स्मिथ वगैरह का और उनको कहना था ऑस्ट्रेलियन कोच का भी कि श्रीलंकन जो स्पिनर हैं उन स्पिनर को खेलना भी एक चैलेंज है। और अगर हमने वो वनडे मैचेस में खेले, उनको वनडे सीरीज आई उनको, लेकिन उनको वो एक चैलेंज लग रहा है। ऑस्ट्रेलियन स्पिनर, श्रीलंकन स्पिन अटैक अच्छा स्पिन अटैक है, उसमें एक जान है उसमें। और श्रीलंकन बैट्समैन एक्सपीरियंस है, और अपने होम ग्राउंड पे श्रीलंका एक अच्छी टीम होती है। जिस तरह वेस्ट इंडीज बाकी जगहों पे सीरीजें हार भी जाए, आपने देखा होगा अपने होम ग्राउंड पे वो टफ टीम है। और पाकिस्तान से वो एक ही सीरीज अभी तक हारी है, जब इस और यूनुस खान जब टीम कैप्टन थे, यूनुस भी टीम में थे। उन दोनों की लास्ट सीरीज थी जब 2016 है ये, जब पाकिस्तान ने उनको हराया था वेस्ट इंडीज को। तो श्रीलंका भी इसी तरह अपने मुल्क में आसानी से हारने वाली टीम नहीं है। तो एक अच्छा कंटेस्ट होगा लग रहा है मुझे। ठीक। अच्छा, इसके साथ साथ इंग्लैंड और इंडिया का जो एक रिसेंट जो टेस्ट हुआ है, जो इनकी 5 टेस्ट मैच सीरीज का एक रह गया था, वो बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ। लोग सोच नहीं रहे थे कि इसका रिजल्ट इस तरीके से आ जाएगा। तो आप सबसे पहले उस पर अपना ओवरव्यू दे दीजिएगा, और आप क्या समझते हैं कि ये जब से इनके बैटिंग कोच चेंज हुए हैं, क्या यही वजूहत है उनकी टेस्ट क्रिकेट में थोड़ी अग्रेसिव अप्रोच आई है, या इससे पहले भी कुछ इसके अलावा भी कोई वजूहत हैं? देखें, उनमें वनडे टीम में व्हाइट बॉल में तो 2015 के वर्ल्ड कप के बाद एक बहुत अग्रेसिव अप्रोच लेकर आए थे। हार्ड हिटिंग की, पावर हिटर्स को इस्तेमाल करना, और 1 से लेके 7-8 बाद आगे तक भी एक ऐसे अग्रेसिव बैट्समैन, उसका उनको एडवांटेज भी। और मॉर्गन जैसे कैप्टन था तो उन्होंने वर्ल्ड कप भी जीता, और एक T20 और वनडे दोनों में इंग्लैंड एक बड़ी टीम बन के उभरा। टेस्ट टीम में उनमें वो उस तरह की एग्रेशन नहीं थी। वो मेरे ख्याल है मैकॉलम के आने से भी फर्क पड़ा है। एक में कोलम के आने से फर्क पड़ा है, दूसरा देखें कैप्टन भी चेंज हुआ है। जो रूट इससे पहले कैप्टन थे और मुसलसल
कई सीरीजें हारे, तो उसकी वजह से अब उनका कैप्टन चेंज हुए हैं और बेन स्टोक थे। अच्छा, फिर एक इस टेस्ट में, अच्छा वैसे ये अब ज़ाहिर है थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये बाकी सीरीज आपको पता है कि कोरोना से पहले थी, 4 टेस्ट पहले थे और आखिरी टेस्ट लग गए थे। इसमें कोई हम हतमी राय तो नहीं दे सकते। अगर इकट्ठे 5 टेस्ट सीरीज होती या इकट्ठे का समझ लिया 3 टेस्ट ही होते, चलो फिर बेहतर राय होती। लेकिन इंग्लैंड की इस टेस्ट में तो कामयाबी की एक वजह ये जोनी बेयरस्टो की भी, अब जैसे दोनों ने में सेंचुरियां की हैं उन्होंने, बेयरस्टो ने दोनों ने में सेंचुरियां की और रूट ने भी, जो कप्तान से और पहले भी रन कर रहा था, रूट बैटिंग में फॉर्म में थे, रूट ने खास तक दूसरी इनिंग्स में 142 किए हैं सिर्फ 173 बॉल्स पे। आप देख रहे हैं टेस्ट मैच में 173 बॉल्स पे 142 किए हैं, और बेयरस्टो ने भी 145 बॉल्स पे 114 किए हैं और 378 का टारगेट किया। ये बहुत ही एग्रेसिव, बहुत ही ज़ाहिर बात है जा रहा है बैटिंग। और बेयरस्टो ने पहली इनिंग्स में भी 106 किए थे, वो सिर्फ 140 गेंदों पे, तो ऐसे लग रहा है जिस तरह की वनडे की स्टाइल की एक तरह की बैटिंग उन्होंने की है। अच्छा, जहां तक आप अगर ब्रेस्टो की बात, जी बोलें। जी, मैंने कहा मैच जीतने के मतलब उन्होंने पूरे अज़्म से खेले कि हमने हर हाल में जीतना है, और बगैर अच्छा इससे पहले अभी आपने देखा होगा व्हाइट बॉल पे भी इन्होंने 500 रन होते होते बच गए थे। हॉलैंड के खिलाफ मैच अभी कुछ ही महीना पहले, पिछले महीने से 498 किए थे उसमें। जी। उसमें भी बटलर ने भी काफी लंबे रन किए थे, और वो भी एक खौफनाक किस्म की जिस तरह ना बैटिंग की थी, 4 रन बॉलरों के तो खर्चे उड़ा दिए थे। सही। अच्छा, आपने जिस तरीके से ब्रेस्टो का नाम लिया, ऑब्वियस सी बात है, जब ब्रेस्टो को हम कुछ टाइम पहले तक देखते थे तो हम समझते थे ये सिर्फ व्हाइट बॉल प्लेयर है, और व्हाइट बॉल भी सिर्फ T20 का मखसूस। अब उन्होंने उसको क्या कहते हैं टेस्ट सीरीज भी खिलाई इंग्लैंड ने, और टेस्ट में भी उसको इन्वॉल्व कर दिया, और वो टेस्ट में भी मेरे ख्याल से उसी तरीके से अपना गेम प्लान लेकर उतरते हैं जिस तरीके से T20 में खेलते थे वो। फिर आप नहीं समझते अगर उसको हम कंपेयर करें अपनी टीम से, हमारी टीम जो श्रीलंका गई हुई है, तो हमें भी कुछ इस तरीके की अप्रोच लेनी चाहिए कि अपने जो है कुछ T20 स्पेशलिस्ट जो हैं उनको टेस्ट मैच में इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए, और उनको कहना चाहिए कि जी आप जाएं और कुछ करें। आप समझते हैं कि हमें भी ऐसी एग्रेसिव अप्रोच अपनानी चाहिए? क्योंकि हालिया जो हम लास्ट सीरीज जो हम ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान में हारे हैं, तो वो तो मुझे लगता है कि हम डिफेंसिव की वजह से ही हारे हैं। आपकी क्या राय है इस पे? अच्छा देखिए, ये डिपेंड करेगा पिचों पे। अगर देखें ना, इंग्लैंड की भी ये बेस्ट हो भी, अगर किसी स्पिन टर्निंग पिच पे खेलना पड़े, इंडिया में आगे खेलना पड़े, या श्रीलंका में भी खेलना पड़े, या बांग्लादेश जैसी स्लो पिचेस में खेलना पड़े जहाँ गेंद नीचे हो या गेंद में डबल बाउंस हो, पिच में डबल बाउंस हो, वहां पे T20 स्टाइल के हार्ड हिटर ना, जहाँ गेंद बैट में अच्छा ना आ रहा हो, वहां पे फेल हो जाएगा। अगर पाकिस्तान को श्रीलंका में बैटिंग पिचे मिले, ऐसी बैटिंग पिचे जहाँ 400-500 रन हो सके, गेंद बल्ले पे प्रॉपर आ रहा हो, सही आ रहा हो, अच्छी हिटिंग हो सके, फिर तो हम इस तरह सोच सकते हैं। लेकिन हमें भी ये भी देखना होगा हमारे पास कौन से ऐसे बैट्समैन हैं T20 के जो मतलब जिनमें एक ये सलाहियत हो कि विकेट ज़ाया किए बगैर। अच्छा देखें, एक बात ये भी है कि आप एक पावर हिटर, आप एक टूलर हैं या पावर हिटर है। हमारे यहाँ असल में टूलर कोई पावर हिटर कह दिया जाता है, टुल्ले मारता है जो, लेकिन जो क्रिकेटिंग शॉट्स खेलने वाले बैट्समैन हो ना, जो मतलब अग्रेसिव भी खेले, जिनके अंदर जारहाना अंदाज भी हो लेकिन विकेट ठहर भी सके, वो उस तरह के बैट्समैन कम है। अच्छा एक चीज मैं कह रहा था, पाकिस्तानी टेस्ट में एक बहुत बड़ा मसला है, आप इसको गौर करें। पाकिस्तानी टेस्ट बैट्समैनों को सीरीज मिलती है काफी अरसे बाद, यानी 4-6 महीने बाद टेस्ट सीरीज होती है, तो बैटिंग प्रैक्टिस का मौका नहीं मिलता। मसलन मैं ये सोच रहा हूँ कि फवाद आलम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज से लेकर मुसलसल गैप है, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज फवाद आलम की अच्छी नहीं रही थी बैटिंग में। तो अच्छा अजहर अली तो चलो इंग्लैंड में खेल रहे हैं, काउंटी में खेल रहे हैं, वहां पे उन्होंने बैटिंग उनको, बल्कि वहां पे T20 भी खेले, लेकिन चैंपियनशिप मैचेस भी खेले हैं। लेकिन अजहर के लिए हमारे लिए एक होगा कि वहां इंग्लैंड की पिचेस से अब आके श्रीलंकन पिचेस में खेले आके, तो अजहर भी अभी समर की वजह से खेल रहा था ना। उसके बाद अगर जब पाकिस्तान में बाद 4-6 महीने गैप आ जाता है, तो हमारे जो टेस्ट के प्लेयर होते हैं जो सिर्फ टेस्ट खेलते हैं, और 4-5 खिलाड़ी तो ऐसे हैं जो सिर्फ टेस्ट खेलते हैं, जैसा इमामुल हक है। इमामुल हक को जो वनडे खिलाते हैं T20 से नहीं खेलता, जब T20 सीरीज ज्यादा खेल ली होती है इमामुल हक भी बाहर बैठा होता है। तो इसी तरह अब रिजवान तो दोनों तरफ क्रिकेट खेल रहे हैं, बाबर दोनों तरफ क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन अजहर अली का भी और फवाद आलम का भी, तो ये और पाकिस्तानी स्पिनर्स को भी, अब नोमान अली और अब साजिद खान तो नहीं है, नोमान भी और यासिर शाह भी, इनको बाद हमारे यहाँ जो डोमेस्टिक इतना अच्छा नहीं चल रहा, बाद हमारे गर्मी और हॉट सीजन भी होते हैं, और वो हमारे यहाँ ट्रेंड अक्सर ही चल रहा है कि T20 टूर्नामेंट या वनडे टूर्नामेंट करा दिया,
वो चैंपियनशिप वो भी साथ चल रही होती है, ऐसे नहीं है कि भाई वो 14 क्रिकेट नहीं है, लेकिन जरा कम है। तो हमारे टेस्ट प्लेयर्स को अपनी फॉर्म बरकरार रखने के लिए स्ट्रगल ज्यादा करनी पड़ती है। इंग्लैंड का ये मसला नहीं है, उनकी एक सीरीज के ऊपर दूसरी सीरीज, दूसरी के बाद तीसरी सीरीज, यानी उनकी टेस्ट, उनके बैट्समैन 10-12 टेस्ट तो वो उनकी रूटीन है, बल्कि बाद 15 टेस्ट भी, ऑस्ट्रेलिया का भी यही है, इंडिया का भी यही है। इंडियन तो इतने ज्यादा टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं कि उनके खिलाड़ियों को रेस्ट कराना पड़ता है, और बड़े बड़े प्लेयर्स को, कोहली जैसे खिलाड़ियों को भी बाद उनको ड्रॉप करना, रेस्ट दिलाना पड़ता है। साउथ अफ्रीका को भी सीरीज मिल जाती है, सबसे कम इस बारे में पाकिस्तान है, या फिर बांग्लादेश, श्रीलंका वालों को भी कम टेस्ट क्रिकेट मिलती है। तो एक प्रॉब्लम तो ये है, देखे ना, अगर बैट्समैन फॉर्म में हो, रिदम में हो, फिर वो तेज खेलेगा, वैसे भी तेज खेल सकता है, स्ट्रोक खेल सकता है, रन बना सकता है। जब बैट्समैन आउट ऑफ प्रैक्टिस हो, आउट ऑफ फॉर्म हो, उसे 4 महीने बाद या 5 महीने बाद क्रिकेट, बड़ी क्रिकेट खेलने का मौका मिल रहा हो, तो वो पहले तो अपने आप को रिदम में लाने की कोशिश करेगा ना, वो विकेट पर ठहरेगा, कुछ स्टे करेगा ताकि गेंद बैट के पूरा आए उसके, तो वो उस वजह से भी स्लो हो जाता है। तो ये मसले का भी पाकिस्तान को हल निकालना होगा। हमारे डोमेस्टिक टूर्नामेंट इस तरह के होते रहे हैं कि खिलाड़ी जो टेस्ट खेलने वाले हैं और जो सिर्फ टेस्ट खेल रहे हैं, तो वो अपनी फॉर्म बरकरार रखें, अपनी मैच प्रैक्टिस में हो और अपने रिदम में हो। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखें, भी एक अहम बात है। अच्छा, इसके साथ साथ ही एक और क्वेश्चन, जो कि लास्ट टेस्ट मैच सीरीज पाकिस्तान में ही खेला है ऑस्ट्रेलिया से, वो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान हारा है, तो उसकी रीजन आपको क्या लगती हैं? देखिए, उसमें एक बात तो ये है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान से बेहतर टीम है ना। देखे ना, दुनिया की टेस्ट रैंकिंग में आप देखें, उनके जो बॉलर देखें, टॉप के बॉलर्स उनके 2-3, उनके दो उनकी कमिंस भी है, वो उनमें शामिल हैं टेस्ट रैंकिंग में, और इसमें बैटिंग में भी हैं, और एक्सपीरियंस बैट्समैन है, वार्नर हो, स्मिथ हो, ये सारे टीम ये बहुत अच्छा, और उन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेले। पाकिस्तान को जो नुकसान हुआ है, वैसा टॉस का नुकसान हुआ है। आखिरी टेस्ट जो पाकिस्तान हारा है, जो जिससे सीरीज हार गया पाकिस्तान, अगर वो पाकिस्तान वो टॉस जीतता पहले और पाकिस्तानी पहले बैटिंग करते और अगर 4-5 रन कर लेते, तो मेरा ख्याल है रिपीट उलट हो सकता था मामला। एक बात फर्क ये भी पड़ा है, पाकिस्तानी रिवर्स स्विंग अच्छी कराते रहे हैं, लेकिन जितनी स्पीड के साथ, पेस के साथ ऑस्ट्रेलियंस ने रिवर्स स्विंग कराई है, वो स्टार्क ने 90 माइल से ऊपर की स्पीड से 150 तक जाके वो आप होते रिवर्स स्विंग कराता है, और उसने ऐसे बिल्कुल समेट दी थी पहली इनिंग्स में, बिल्कुल विकेटें तेजी से गिरती है। एक टेस्ट जिसमें बाबर ने विकेट पर ठहर के लंबी इनिंग्स बाबर ने और अब्दुल्ला शफीक ने की थी, वो टेस्ट वो भी हमसे निकल गया था ऑलमोस्ट। बाबर ने गैर मामूली इनिंग्स खेली थी ना पाकिस्तान, वो सीरीज 2-0 से हारने जा रहा था। तो वो पाकिस्तानी जो है, मतलब शाहीन शाह टेस्ट में उतना नहीं रहा, वो तो इसके बारे में वकार यूनिस और उसके बॉलर्स के ख्याल भी है कि ये एफर्ट टू मच करते हैं, जिस वजह से उसे विकेट से महरूम रहते हैं। हसन अली हमारा टेस्ट में रेगुलर विकेट टेकर बॉलर, लेकिन आप जानते हैं पिछले 1-2-3 सीरीजों से वो इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है। नसीम शाह ने अच्छी रिवर्स स्विंग कराई थी, अच्छी बॉलिंग की थी, लेकिन नसीम शाह की ना इंजरीज होने के बाद स्पीड थोड़ी कम हुई है। पहले वो 90 माइल से करा लेता था रूटीन में ही, अब उसको जोर लगाना पड़ता है 135, 38 तक ही, 36, 7 तक होते हैं। तो वो उस रिवर्स स्विंग, पाकिस्तानी बॉलरों को रिवर्स स्विंग को ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन उन्होंने टैकल बहुत अच्छा किया, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, और भारत की अग्रेसिव अप्रोच भी आप देखें ना, जिस तरह का एक जारहाना और डिक्लेरेशन लिया था उससे कमिंस ने, पाकिस्तान तो शायद मेरे ख्याल में 100 साल तक ऐसा कोई पाकिस्तानी कैप्टन रिस्क न ले, उन्होंने बिल्कुल एक मैच हारने का रिस्क लिया था और उसके नतीजे मैच जीत गया। तो इस तरह की ये बोर्ड जो है हमारे यहाँ, देखें हमारे यहाँ एक हमें ये देखना चाहिए, इंडिया और पाकिस्तान में मीडिया का और पब्लिक का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पे लोग हार को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते। ऑस्ट्रेलियन में, इंग्लिश टीम हो, मुल्कों में फिर भी बहुत सारी चीजों की मैच्योरिटी है, वहाँ पे बर्दाश्त कर जाते हैं चीजों को। अब मेरे ख्याल में ना हमें बीच में हमें T20 को या इंग्लैंड के दूसरों को हमें बिल्कुल ब्लाइंडली हम कॉपी नहीं कर सकते। हमें, आपको जो पहला सवाल था उसी तरह मैं आ रहा हूँ, दोबारा लिंक कर रहा हूँ, हमें माहौल के मुताबिक देखना पड़ेगा। अगर हमें पिचेज हमारे पास ऐसी हो जहाँ पे इस तरह के हार्ड हिटर, तेज खेलने वाले बैट्समैन हो, तो उनको जरूर खिलाना चाहिए। लेकिन बैट्समैन बेसिकली वो खिला सकते हैं जो टेक्निकली साउंड हो, ठीक है। जिस बैट्समैन में खामियां होंगी, ऑफ स्टंप की बाहर को लेग से ऑन साइड पे खेलेगा, या शॉर्ट पिचेस में इसकी वीकनेस है, या स्पिनर को जिसमें खेलने का फुटवर्क नहीं है, उसे खड़े खड़े खेलेगा, या टेक्निक में कमजोर है, तो वनडे या T20 में तो फिर भी एज मार के इधर उधर हुक करेगा, पुल करेगा, घुमाएगा, कोई कीपर के सर से निकल जाएगी, कोई इधर उधर से कैच भी उठेंगे, ड्रॉप बन जाते हैं। टेस्ट में जिसकी टेक्निक कमजोर है वहां मार खा जाता है। टेस्ट में हमें जो प्रॉब्लम है, हमें बाबर जैसा टेक्निकली साउंड बैट्समैन चाहिए जो हमारे पास नहीं है। हमारे पास सिर्फ एक ही, मानने अगर हकीकत ये है, एक ही हमारे पास वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, वो उसका नाम है बाबर आजम।
इमामुल हक ने बहुत कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा है, ये उसकी खूबी है, वो विकेट पे ठहरता है, लंबी इनिंग्स खेलता है उसमें, लेकिन बहरहाल आपको पता है इमाम में भी कुछ खामियां चीजें हैं उसमें। ऐसा रिजवान का ये है कि वनडे T20 में बहुत अच्छा खेल रहा है, टेस्ट में उसमें सलाहियत है, लेकिन मेरा ख्याल है उस पर मुसलसल क्योंकि तीनों फॉर्मेट खेल रहा है, मुसलसल खेल रहा है, उस प्रेशर होता है, बाजू का इतना लंबा नहीं कर पाता। हमारा बीच में लिंक फवाद आलम का वीक हुआ है मिडिल ऑर्डर में, और अजहर अली का होता है कि वो उतना कंसिस्टेंट परफॉर्म नहीं करते। आपके मिडिल ऑर्डर में दो बैट्समैन अगर परफॉर्म न करें तो फर्क पड़ता है। तो हमारे टेल बड़ी वीक है, हमारे टेल अंडर जो है ना सारे ढेर हो जाते हैं 10-15 रन में ही, और हमें 7वें नंबर पर हमें ऑलराउंडर खिलाना पड़ता है। फहीम अशरफ हम खिलाया करते थे, उसकी बॉलिंग उनकी बिल्कुल ही वीक है। हमारे पास कोई क्वालिटी टेस्ट ऑलराउंडर नहीं है, ऐसा ऑलराउंडर नहीं है कि जिन्हें बॉलर हो, स्पेशलिस्ट बॉलर हो और बैटिंग में भी रन कर सके, अच्छे रन कर सके। हमारे पास वो हमें बड़ी वीकनेस फील होती है। 7वें नंबर पे जब हमें 5वां बॉलर खिलाना पड़ता है, क्योंकि 4 बॉलर, अब देखिए श्रीलंका में भी इनको ये मसला होगा, 4 बॉलर जब हो तो उससे आपको बाजू का मुश्किल हो जाता है, 90 ओवर कराने हैं, मुश्किल, गर्म वहां पे बरतूब हवा है श्रीलंका का, पता है पसीना बहुत आएगा, बॉलर थक जाएंगे, तो आपको 2 फास्ट बॉलर या 2 स्पिनर के साथ आपको 5वां बॉलर चाहिए होता है। अब 5वां किसको खिलाएंगे 7वें ओवर में? हसन अली का को ये खिलाते हैं, लेकिन हसन अली के भी इस वजह से थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेता है। हसन अली में टेस्ट बैटिंग अली उस तरह की सलाहियत नहीं है, वो बॉलिंग में भी हसन अली पे लगता है ये टू मच कर रहे हैं, उसको एक बार अच्छी तरह रिदम में आ जाने देना चाहिए। लेकिन बहरहाल हमारे पास ऑप्शन ज्यादा नहीं होती, हम शाहीन शाह को, हसन अली को और नसीम शाह जिस तरह के किसी अपनी दफा तो और भी बॉलर लेके जा रहे हैं। वैसे अभी तो यासिर शाह को लेकर आए। अब यासिर शाह को भी प्रॉब्लम ये है, यासिर शाह हमारे पास कोई अच्छा लेग स्पिनर है नहीं, ज़ाहिद महमूद बिल्कुल ही नाकाम रहा है, उसमें उस तरह की बात है ही नहीं। उस्मान कादिर को ये बड़ी क्रिकेट में बिल्कुल खिला ही नहीं रहे, उसे चांस ही नहीं दे रहे, शायद वो इतना कंट्रोल नहीं है, वैरायटी नहीं है। अब यासिर शाह का प्रॉब्लम ये है कि वो अच्छे लेग स्पिनर है, लेकिन उनकी गुगली बिल्कुल खत्म हो गई, गुगली उनकी है ही नहीं, उनकी लेग स्पिन में वैरायटी नहीं है इस वजह से। और उनकी फिर अब वो काफी 36 साल उसकी उम्र भी होगी यासिर की, और हमारे यहाँ आप याद रखें क्रिकेटरों की उम्रें ज्यादा होती है, लिखवाई कम जाती है, तो अगर 36 उनकी है तो मेरे अंदाजे से 38-39 उनकी होगी, तो उनकी फिटनेस और इंजरीज के मसले आते हैं। लेकिन आपके पास लेग स्पिनर के पास अगर अच्छा कोई शेन वॉर्न जैसा फ्लिपर ना हो या कोई अच्छी शार्प गुगली नहीं है, तो वो उसके लिए मुश्किल होता है बैट्समैन को परेशान कर। लेकिन बहरहाल अब उन्होंने डोमेस्टिक टूर्नामेंट अच्छा खेला है, यासिर को उन्होंने अच्छा किया, दोबारा मौका दिया है। लेकिन अब देखिए नुमान अली ऑस्ट्रेलिया में के खिलाफ सीरीज में नाकाम रहे, हालांकि उससे पहले विकेट लेते रहे हैं। साजिद खान का आप देखें एक और अजीबोगरीब मिसाल है, बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट आपको याद होगा उसने 12 विकेट ले ली थी, एक इनिंग में उसने 8 विकेट ली थी और बहुत अच्छी बड़ी आउट क्लास गेंदें कराई थी उसने। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हालांकि यहाँ पे वार्नर वगैरह थे और लेफ्ट हैंडर 2-3 बैट्समैन थे, उम्मीद थी कि यहाँ पे करेगा, लेकिन वो साजिद खान को इस दफा तो श्रीलंका में से उनको ड्रॉप कर दिया, लेके ही नहीं गए ऑफ स्पिनर को। तो वो हमारे पास भी इंग्लैंड की तरह हमारे पास अच्छा क्वालिटी टेस्ट स्पिनर नहीं है। शादाब खान सिर्फ वनडे के हैं, उनके भी T20 के बल्कि रह गए, वनडे में भी ठीक है, उन्होंने भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में वेस्ट इंडीज के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन शादाब टेस्ट मैच का बिल्कुल रेड बॉल का नहीं है। तो हमारे पास रेड बॉल में ना कोई अच्छा क्वालिटी लेग स्पिनर है, ना हमारे पास कोई स्पिनर हमने तैयार ही नहीं किया जिसे मिस्ट्री स्पिनर कहते हैं। तो हमारे पास रूटीन के लेग स्पिनर है, जैसा साजिद खान जैसा ऑफ स्पिनर है, वो भी इफेक्टिव नहीं। जब आपके पास अच्छे क्वालिटी स्पिनर नहीं होंगे ना, फिर स्लो पिचों पे आप आउट नहीं कर सकेंगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमारा स्पिन अटैक भी फेल हुआ था, अगर हमारा स्पिन अटैक हमारा वर्क करता, ऑस्ट्रेलियन बैट्समैनों को आउट करता, तो फिर हमारी उसमें भी नाकामी हुई। और रिवर्स स्विंग में जिसके हम बड़े माहिर समझे जाते हैं, उसको भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से टैकल किया। अब श्रीलंका में हमें बैट्समैनों का लंबा रन करना होगा, अच्छा रन करना होगा, टॉस भी ज्यादा अहम होगा। अब उसमें भी डिपेंड हम असल में वनडे में व्हाइट बॉल में हम सारा डिपेंड बाबर पे कर रहे थे, और बाबर बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करता है। बाबर ने ऑस्ट्रेलिया का भी परफॉर्म किया, लेकिन टेस्ट में एक बैट्समैन से काम नहीं चलता, आपको सबको परफॉर्म करना होगा, ओपनर को भी, मिडिल ऑर्डर को भी 400 रन 500 रन करनी होगी। और वहां पे एक और बात भी आएगी जो मुझे खतरा है कि पाकिस्तानी बैट्समैन स्पिन अटैक को अब इतना अच्छा नहीं खेलते। हमारे पास आखिरी जो स्पिनर अच्छे बैट्समैन थे वो बिस्बा और यूनिस खान थे, अजहर अली भी खेल लेते थे उससे, लेकिन यूनिस खान बहुत अच्छा खेलते थे, आपको पता है स्वीप यूनिस खान का मशहूर था और वो लंबा खेलने की सलाहियत दिन हुई थी। तो वो हमारे पास जिस तरह लेफ्ट आर्म स्पिनर आप देखा होगा अक्सर पाकिस्तानी टीम को तंग करते रहे, बिस्बा भी दिलशान दिलचंद श्रीलंका के, उसने भी तंग किया था। तो स्पिनर श्रीलंकन स्पिनर मुझे खतरा है कि उनको अब सकलैन की कोचिंग का और मोहम्मद यूसुफ की कोचिंग का फायदा होगा यकीनन। अब देखिए क्या उस रिजल्ट सामने आते हैं, तो वो एक अहम चैलेंज होगा कि पाकिस्तानी बैट्समैन उस स्पिन अटैक को अच्छे
से खेलें और लंबा रन करें। जब तक हम पहली इनिंग्स में खासतौर पे अब आप लंबा रन नहीं करेंगे, आप 400 से ऊपर रन नहीं करेंगे तो पूरी टीम को दबाव में कैसे ले आएंगे। हमारा होती है कि बैटिंग कोलैप्स होती है तो अचानक कोलैप्स हो जाती है, 2-250 रन में टीम ढेर हो जाती है। जब 2-250 रन बनाएंगे और अगले ने 400 रन कर दिए, आप 450 कर दिए, 150-200 रन की, तो आपको अपने बॉलिंग अटैक को दबाव में ले आते हैं। तो ये टेस्ट के लिए हमारे बैट्समैनों को, मिडिल ऑर्डर को, खासतौर पर वो बैट्समैन जिनको अभी पिछले दिनों को ज्यादा क्रिकेट खेलने का मौका नहीं मिला, उनका इम्तिहान होगा। उसमें आप देखिए इमामुल हक को खासतौर पे अच्छा परफॉर्म करने की जरूरत है, इनको शान मसूद साथ है, उन्हें खिलाना चाहिए। एक मसला ये भी है कि सीरीज हमारे काम होती है, जैसे फवाद आलम टेस्ट कम होते हैं, फवाद आलम ने असली से छीनी नहीं, लेकिन अब फवाद जो कि पहले सेंचुरी करता रहा है, अब उसको ड्रॉप तो नहीं कर सकते आसानी से। अब ये खिलाएंगे, अगर फवाद आलम ना चल सका या उसका बैट पे फॉर्म हो तो फॉर्म चेक करते करते ही सीरीज खत्म हो जानी है। 2 ही टेस्ट है तो वो खत्म हो जाएगी। तो पता लगेगा कि एक बैट्समैन जो आउट ऑफ फॉर्म है और आप उसकी जगह नए को, सऊद शकील को आप देखें काफी अरसे से साथ लेके घूम रहे हैं, उसको मैच खेलने का मौका ही नहीं मिल पा रहा। सही। तो ये प्रॉब्लम देखो, शान मसूद कितना अच्छा खेला है, कितना अच्छा उसने 2-3 डबल सेंचुरियां की, इंग्लैंड में सेंचुरियां की हैं। शान मसूद को मौका देना चाहिए, मिडिल ऑर्डर में मौका देना चाहिए। ओपनिंग चलो ठीक है, अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक दोनों ने रन किए हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी रन किया था, आप उनको नहीं ड्रॉप कर सकते। तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा हमें अपनी कोचिंग में भी थोड़ा बोल्ड डिसीजन लेना है, लेकिन यहाँ पे लेते नहीं डिसीजन, इसलिए लेते प्रेशर आएगा। मतलब आप देखिए सरफराज का मैं उसका फैन रहा हूँ, बहुत टैलेंटेड रहा है, लेकिन अब सरफराज का भी अब रिसेंटली किसी परफॉर्मेंस है और आपने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसे ड्रॉप कर दिया, टीम से बाहर बिठा दिया उसे। अब उसने कितनी ज्यादा क्रिकेट खेली है, जैसे अब उसमें अब इसमें भी सरफराज को भी खिलाएंगे नहीं है, यकीनी तौर पे बात है, सरफराज को नहीं खिलाएंगे। तो जब खिलाएंगे नहीं, लेकिन उसे लेके जा रहे थे, अगर वो ड्रॉप करे तो प्रेशर होगा। तो ये मेरा ख्याल है ये बोल्ड स्ट्रेटेजी, बोल्ड की इंग्लैंड में इन्होंने ये किया है, उनके चेयरमैन बोल्ड ने, क्रिकेट बोर्ड ने, जो सिलेक्शन कमेटी ने, उनकी कोच ने, उनकी कैप्टन ने, सबने मिलके एक स्ट्रेटेजी बनाई, बोल्ड, एग्रेसिव, जारहाना और जैसा कहते हैं ना बिंदास खेलने वाली। अच्छा, एक चीज आमिर खाकवानी साहब एक चीज मुझे जरा क्लियर कर दिएगा कि क्या ये जरूरी है कि हमारे पास अगर एक विकेट कीपर है तो हम दूसरे विकेट कीपर को नहीं खिला सकते? अगर हमारे पास एक ओपनर, दोनों ओपनर फिक्स हैं तो तीसरे ओपनर को हम एसोसिएट नहीं कर सकते टीम में? क्या ये मुश्किल है? नहीं, खिला सकते हैं, लेकिन बात ये है ना कि आप विकेट कीपर को 2 आप कैसे खिलाएंगे, या तो दूसरा आपके पास स्पेशल बैट्समैन हो। देखिए रिजवान को इस वक्त पोजीशन है, प्रैक्टिकली बात ये है, यदि प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ, उससे हट के किसी की कोई भी ओपिनियन हो सकती है, लेकिन रिजवान अपनी परफॉर्मेंस, अपनी विकेट कीपिंग के लिहाज से तो सरफराज से बेहतर है, और बैटिंग के लिहाज से तो सरफराज से फार फार बेटर है ना, अपनी एवरेज के लिहाज से। अपनी अब आप हम देख ही रहे हैं ना उसे कि जिस तरह वो वनडे में भी करता है और रेड बॉल में भी रन करता है, और वो मुसलसल टेस्ट मैच में आप उसे वाइस कैप्टन बनाया हुआ है, तो मतलब रिजवान को, वाइस कैप्टन को आप किस तरह आसानी से बाहर बिठाएंगे? ठीक है ना। ओपनर किस तरह खेल सकता है, बिल्कुल खेल सकता है, लेकिन बाद में होता ही है कि किसी ओपनर को आप टेस्ट में, टेस्ट की बात कर रहा हूँ ना, T20 में तो किसी का कर ले फर्क नहीं पड़ता। टेस्ट में किसी का आप नंबर चेंज करते हैं, उसे 1 डाउन या 2 डाउन खिलाए या किसी मिडिल ऑर्डर में खिलाए, वहां भी वो ना चल सके तो बाद में ये होता है कि हमारे यहाँ खिलाड़ी एक सीरीज फेल हो तो उसका कैरियर खत्म हो जाता है। तो इसलिए भी ये थोड़ा एहतियात करते हैं, लेकिन एक ओपनर को 1 डाउन तो खिला ही सकते हैं ना। शान मसूद को 1 डाउन खिला सकते हैं, फिर मसला अजहर का होगा कि अजहर को कहाँ खिलाएं। बाबर देखना टेस्ट मैच में होगा ये, अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक करेंगे ओपनिंग, ये सोचते हैं चलो राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन भी बन जाता है। 1 डाउन खेलेगा अजहर अली, अजहर की जगह फिक्स चल रही 1 डाउन, बाबर 2 डाउन खेल रहा है चौथे पे, ठीक है। 5वें फवाद आलम में, 6ठे पे रिजवान को खिलाते हैं ये। अब इसमें फवाद आलम को अगर ना खिलाएं, उसकी जगह शान मसूद को खिलाए 5वें पे, अब लेकिन वो भी फवाद आलम को भी क्यों ना खिलाया, तनकीद भी नहीं, आपने भी एक प्रोग्राम कर देना फवाद आलम को खिलाया भाई। अजहर को अगर ड्रॉप करें, अजहर ने भी एक डबल सेंचुरी भी की है, इंग्लैंड में कुछ रन भी किए, उसने बैटिंग में भी कर रहा है, उससे सीनियर प्लेयर है, उसको कैसे ड्रॉप करें? तो ये अपने बात पोजीशन डिफिकल्ट हो जाती है। अगर रिजवान को नंबर 7 पे खिलाएं, नंबर 6 पे एक बैट्समैन खिला सकते हैं, फिर इसका मतलब है आपको सिर्फ 4 बॉलर से खेलना पड़ेगा। आपको 8वें, 9वें, 10वें, 11वें पे दे रहे हो, अगर आप 2 फास्ट बॉलर और 2 स्पिनर खिलाते हैं या 3 फास्ट, ये जो भी आप पिचेस के हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाएंगे, तो इसलिए रिजवान को 6 पे इसलिए खिलाते हैं 7वें नंबर पर वो ऑप्शन हो कि 5वां बॉलर खिला सके, जैसे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक मैच में उन्होंने ये एक्सपीरियंस किया भी है, लेकिन बॉलर का तो वो उसमें एक हसन अली को खिला लेंगे, नसीम शाह को खिला लेंगे, एक ऑप्शन बढ़ जाती है 3 बॉलरों की साथ 2 स्पिनर्स की। तो बाज़ औक़ात चीजें थोड़ी डिफिकल्ट भी हो जाती है, सिलेक्शन आसान नहीं होती फैसला करना। सही। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर खाकवानी साहब, आपने बिल्कुल ही क्या कहते हैं सब चीज को एक्सप्लेन कर दिया है।
पाकिस्तान की जो नेक्स्ट सीरीज होने वाली है, पाकिस्तान पहुंच चुका है श्रीलंका में, उसमें क्या ऑप्शन हो सकते हैं, इंग्लैंड इंडिया का क्या बेस्ट रिजल्ट निकल सकता था और निकला है, क्यों निकला है, ये भी आपने बता दिया है। ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का भी बता दिया है और पाकिस्तान को मतलब कि पूरा डिफाइन कर दिया कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या क्या नहीं हो सकती। इसके साथ साथ नाजरीन, पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज जो है वो श्रीलंका में 16 जुलाई से स्टार्ट हो रही है। 16 जुलाई से 20 तक पहला टेस्ट है और 24 से 28 तक दूसरा टेस्ट है। तो होपफुली हम देखेंगे कि पाकिस्तान की टीम जो है वो एक अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ मैदान पे उतरेगी और उनकी स्ट्रेटजीज जो है कुछ हमें चेंज नज़र आएगी, क्योंकि हालिया जो पाकिस्तान लास्ट सीरीज जो ऑस्ट्रेलिया से खेला है और उसमें जो उन्होंने मिस्टेक्स की हैं उस पर थोड़ा सा काबू पाने की कोशिश करेगी। हालांकि पाकिस्तान में जब वो सीरीज़ खेल रहे थे तो वो उनकी थोड़ी फेवर में थी क्योंकि होम ग्राउंड था। अब ये अवेदा होम खेल रहे हैं, मतलब कि श्रीलंका में ये सीरीज़ होगी, तो यहाँ पे थोड़ा सा इनको टफ टाइम मिलेगा। और जिस तरीके से आमिर खाकवानी साहब ने कहा कि श्रीलंका जो है अभी ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के मैचेस चल रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया को बड़ा टफ टाइम दे रही है, और चाहे वो वाइट बॉल की क्रिकेट हो जो हो चुकी है उसमें बड़ा टफ टाइम दिया है, फिर उसके साथ साथ बल्कि में वो सीरीज़ भी जीते हैं अपनी ओडीआई की काफ़ी टाइम बाद ऑस्ट्रेलिया से। और अब टेस्ट मैच में भी यही सिनेरियो चल रहा है, ऑल्दो ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट कर रहा है लेकिन श्रीलंका उनको कहीं पीछे नहीं छोड़ रहा, लेकिन वो भी थोड़ी अच्छी क्रिकेट खेल रहा है। तो पाकिस्तान के लिए अब ये बड़ा टफ टाइम होगा और बड़ी टफ सीरीज़ होगी, और ये पाकिस्तान को अगर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में इन रहना है तो ये टेस्ट सीरीज़ भी लाजमी जीतनी है। तो जिस तरीके से पाकिस्तान अभी तीसरे नंबर पर है, लेकिन अभी पाकिस्तान जब तीसरे नंबर पर टेस्ट चैंपियनशिप में है तो वो कोई अपनी कारकर्दगी की वजह से नहीं है, वो इंग्लैंड और इंडिया की जो सीरीज हुई है उसमें इंडिया हारा है, तो उस वजह से पाकिस्तान टॉप 3 में आया है। तो होपफुली देखते हैं बाकी सीरीज के हवाले से कि सीरीज कैसी होती है और पाकिस्तान क्या कॉम्बिनेशन ट्राई करता है। बाकी एज अ पाकिस्तानी हमारी यही विश है कि पाकिस्तान जीते और टेस्ट चैंपियनशिप में और ऊपर आए, और न सिर्फ ऊपर आए बल्कि टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भी खेले। तो आज तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ताज़ा तरीन खबरें, तहकीकाती रिपोर्ट्स और स्टॉक मार्केट के हालात, खेलों की खबरें, शोबिज़ और सोशल मीडिया ट्रेंड्स सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। MM न्यूज़ की एप्लीकेशन डाउनलोड करें और बाखबर रहें।